इनके कूपन से ज़रा मैं बाद में आके पहले ऑर्डर सेट करा क्योंकि सर जी रजिस्ट्रेशन में है ड्यूटी बाद में। अरे टीचर रजिस्ट्रेशन करने फ्री छोड़ दिया मैंने। अरे यार बता मैं बीच में जा सकूँ ना? अरे जा यार बता 5 रुपये तो रखते हैं घर पे कोई नहीं। एक रजिस्ट्रेशन कमेटी वहाँ जाओ बेटा एक बारी आ जाओ एक सर एक इंस्ट्रक्शन सुन लो प्लीज। आपको स्टूडेंट्स को अपने गए बच्चों को ऑलरेडी भेजा हुआ है। अब इसके अलावा ये बताइए बच्चों यार मैंने सर वहाँ कोड मैं रुक रहा हूँ 1 मिनट डोंट वरी। अगर कोई हमें ले मेरे पास भेज दो सभी का। हाँ सभी का। हमें कैसे पता चलेगा आपके पास आ गया? बता देंगे। यहाँ पे ये बोल रहे फर्स्ट बैच पे भेज दो मुझे यहाँ पे। हाँ अरे मतलब नाट है बैन किलो ने हटा नो कटो बैन किलो साउंड में कर दी जाओ मेरे को बात गाड़ी खड़ी है i20 जिसका नंबर है HR05BA 5249 जिसकी भी हो
ना मिल रहा हुआ आराम से सोवाएं। अरे मैं इसमें हुआ तो कुछ छोड़ा पड़ा हवा भी ठीक थी। केमिकल रिएक्शंस में यूज होता है, उसको अमोनिया के साथ रिएक्ट करके हम यूरिया बना सकते हैं, है ना। और उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड एक्सट्रैक्ट करके उसको हम डायरेक्टली जो है फीड में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, विच हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट। एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स जो कि हम अपने इस कार्बन डाइऑक्साइड से बना सकते हैं वो है DFF। और उससे पहले एक नया स्मोक टावर। तो हाउ तुम्हारे साथ ही तो है। तो स्मोक टावर है, काम ऐसे करता है, इसके अंदर से ब्लैक बॉक्स लगे होते हैं जो लोग बोलता है एयर इनटेक करता है, वो क्या करता है एयर को इनटेक करता है, जो डस्ट पार्टिकल स्मोक पार्टिकल एयर में प्रेजेंट होते हैं उनको अपने अंदर स्टोर करता है। इसके बाद हमें सेव करता है इंक वगैरह का। ये लोकेशन उसी कार्बन डाइऑक्साइड को अगर हम मतलब ग्रीन हाउस जैसे प्लेसेस पे रिलीज करते हैं तो उससे जो है प्लांट्स स्टिमुलेशन होती है प्लांट्स के अंदर, जिसकी वजह से वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाते हैं। अगर हम इसको स्पेसिफिकली शुगर केन के लिए यूज़ करें जैसे हमारे पास अच्छी खासी मात्रा में शुगर केन प्रोड्यूस होता है, जिसके बाद हमें शुगर मोलेसिस मिलता है। अब जो शुगर मोलेसिस बाई प्रोडक्ट होता है वो जो कि गुड़ या फिर चीनी बनाने के बाद मिलता है, उसके अंदर से फ्रक्टोज की मात्रा होती है। और अब जो DFF है डाइफॉर्माइल फ्लोरेन ग्रीन हाउस में क्लोजिंग में नहीं मतलब वैसे नहीं सर। ये कह रहा हूँ कि जब शुगर केन आपने खाया इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड यूज क्लोजिंग सिस्टम में मान लो ग्रीन हाउस बना सकते हैं, और ये वो फसल नहीं है जो ग्रीन हाउस की है, इतना प्रोडक्शन नहीं ले पाए, कंपल्शन नहीं है कोई भी कार्बोहाइड्रेट वो मैं और ये जो है ये सेपरेशन का बताना वहाँ तो इलेक्ट्रोड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, तो आप सेपरेट कैसे करेंगे? तो अगर सर हम इसके जो एक्चुअल में उसके पूरे वो है वर्किंग की बात है तो सर इसमें हम जो बैटरीज की हेल्प से सर इसको पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। हाँ जी सर, तो जब हम इसको नेगेटिव पोलैरिटी को प्रोवाइड करते हैं सर आउटर इलेक्ट्रॉन से कार्बन इलेक्ट्रॉन तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एंड इट गेट्स रिड्यूस। तो जब वो रिड्यूस होते हैं तो सर जैसे कि हम अपने देख सकते हैं अगर हमने इसको 1.2 वोल्ट की सर पोलैरिटी दी तो इसमें सर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है और ये सर एक एनायन का रूप ले लेता है। अब इसके बाद इसके पास 2 वेज होता है को कैरी आउट करने के लिए, ये एक और इलेक्ट्रॉन को ले और उसके बाद सर 20 एनायन बनाए। जैसे पहले एक
कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है उसके साथ रिएक्ट करके कार्बोनेट एनायन बनाना है। तो सर कार्बोनेट एनायन बनाना सर इसके लिए काफ़ी फेवरेबल होता है बिकॉज इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से इसमें रिपल्शन कम हो जाती है। अगर हम डायनाइन बनाएंगे तो साइज छोटा है और फिर नेगेटिव चार्जेस रिपल्स करते हैं एक दूसरे को। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल से अटैच होने के बाद से इसका साइज बढ़ जाता है। उसके बाद ये सेम वोल्टेज पे 1.2 वोल्टेज पर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको अकोमोडेट करता है, और फिर जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसके बाद ये BCN बनने के बाद से एक और कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल को अपने अंदर से ट्रैप कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, और फॉर्म बिस कार्बोनेट डायनाइन। अब ये सर इलेक्ट्रो स्विंग एब्सॉर्प्शन मेथड है, मतलब फिर इसमें हम सेल की पोलैरिटी को चेंज करके सर रिएक्शन को आगे फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाते हैं। तो अभी सर एक किलो के मॉलिक्यूल में सर 2 कार्बन डाइऑक्साइड के जो एटम्स जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एब्जॉर्ब किया, तो अब वो स्टोर हो गया। अब हमको अगर उनको कैप्चर करते हैं कैटलिस्ट भी इसमें सर ऐसा हमारे सर क्विनोन का यूज़ किया जाता है कि सर ये और DFF बनाने के लिए हम 1 पॉट अप्रोच का फॉलो करते हैं, क्योंकि DFF के फॉर्मेशन में हम ये वाली एक ही पॉट में सारे रिएक्शन कैरी आउट हो जाए, इससे केमिकल वेस्ट लेस जनरेट होगा। और एक जो हम कैटलिस्ट बायो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो रिसाइक्लेबल कैटलिस्ट है, कमर्शियल अवेलेबल है और हाई एंड केमिकल यूज़ करते हैं, इससे हम DFF को और बहुत ज़्यादा बात करें यूजेस की DFF की, तो DFF सर कई जगह इंटरमीडिएट की तरह यूज़ होते हैं सर, जैसे फार्मास्यूटिकल्स में, रेजिन्स में और क्लोथिंग में, और सर ऑर्गेनिक सेमीकंडक्टर्स में। आजकल जो मोबाइल फ़ोन्स हैं जैसे एटमॉस्फेयर में अगर हम देखें N2 गैस है तो उसकी लुईस एसिडिटी सर कार्बन डाइऑक्साइड से काफ़ी कम होती है। हाँ सर, अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो उसकी कंसनट्रेशन काफ़ी कम होती है, इट इज़ इन ppbs पार्ट्स पर बिलियन। तो हाँ सर, अगर हम SO2 और NO2 की बात करें तो इट इज़ मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स क्विनोन, बट सर इट इज़ ऑलरेडी फिल्टर आउट यूजिंग द स्लरी जो कि बनाई जाती है कैल्शियम कार्बोनेट और क्विक लाइम के सॉल्यूशन से। जब हम उसमें से SO2 और NO2 को पास करते हैं तो सर पहले ही बाई प्रोडक्ट बना के पास हो जाती है, और जो हमारे पास प्योर फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड है सर वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जाती है जो फिर रिएक्ट करती है। तो इसलिए सर हम जो है SO2 और NO2 को ईजिली जो है हम एक्सट्रैक्ट आउट कर सकते हैं अपनी इक्वेशन, ताकि वो जो है पॉइजन ना करे, क्योंकि उनकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग वो सब रिएक्ट करते हैं। सर हम जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करते हैं। titanium dioxide water purification system. In this system is carried by a simple laboratory system which is also used as a village located near textiles, which uses the water purified by titanium dioxide. So here in our setup, first we purify water using titanium dioxide. Firstly, the polluted water is being collected in a tank, and then the tank's water is transferred into another tank, in which we add titanium dioxide, which purifies the water by killing the microorganisms present in the water. तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का अगर हम एक लिमिटेड स्केल के लिए यूज़ करें तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि एक फोटोकैटालिक है तो ये सनलाइट के प्रेजेंस में भी काम करेगा, हमें एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी की नीड नहीं होगी। सर टाइटेनियम डाइऑक्साइड का रीज़न ये है कि जो वाटर पोल्यूशन के कारण वाटर पोल्यूशन में जो भी स्मेल होती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो भी डाइज होती हैं, वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड ईट अप कर देता है और खुद सेडिमेंट हो जाता है। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड कोई केमिकल ऐड नहीं करता पानी में, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड धूप में भी काम करता है, एक फोटोकैटालिक सब्सटेंस है, तो इसलिए हम टाइटेनियम डाइऑक्साइड स्पेशली यूज़ करते हैं। तो टाइटेनियम डाइऑक्साइड का यूज़ करने से क्लियर वाटर को हम इरीगेशन के लिए पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर हाउस होल्ड। इट इज़ नॉट फॉर ड्रिंकिंग पर्पज़, इट इज़ स्पेशली जैसे टेक्सटाइल से मेनली जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो डाइज होते हैं या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या जर्म्स, बेसिकली टेक्सटाइल से यही पोल्यूटेंट्स होते हैं, तो उनको टाइटेनियम डाइऑक्साइड हीट अप कर सकता है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड फोटो रेडिकल फॉर्म करता है जो कि पोल्यूटेंट्स को तोड़ के उनको कार्बन डाइऑक्साइड और H2 में कन्वर्ट कर देते हैं, और पोल्यूटेंट्स सर हाइड्रोक्साइड नेगेटिव आयन कर देते हैं।
स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, पढ़ के देख लो। स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी है, आई मॉडल अच्छा है। PIO2 के और मटेरियल कोई आया? हाँ बेटा कौन आपके साथ? मैं आप लोगों को बैठा सकती हूँ। तो हमारे मॉडल में 3 अप्रोचेस वो ये मैं काम फर्स्ट इज टेक्नोलॉजी के पार्ट जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो चुके हैं उसको सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारे पास आता है कि पब्लिक को अवेयर कैसे करें, पब्लिक को अवेयरनेस के लिए हमने सिस्टम्स बनाए हैं। एंड नेक्स्ट इज हमारी इंडस्ट्रीज के लिए स्ट्रेटेजी बनाई है। सबसे पहले तो हमारे पास ये पूछ लिया उसके बाद आपसे सिर्फ ठीक है, एयर पोल्यूशन हमने इस पे कंट्रोल कर लिया, स्मोक के अलावा। फिर उसके बाद ऑर्डर भी नरेंद्र है कंट्रोल करने के लिए वो नरेंद्र हमारी डबर ख्वादी ना करेगी। ये पूछ लेते हैं उनको यूज़ करिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिएक्ट करते हैं ऑर्डर के साथ। जैसे हाइड्रोजन सल्फेट बनाते हैं और अमोनिया को फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है। उसके बाद सर जो निक्के बच्चे की ठीक है क्लीन एयर होगी, उसके बाद जो बच्चा सर उसे हम 1-2 साल में इकट्ठा करके हमारे एज ए फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं। और इसमें बहुत कम कॉस्ट है। उसके बाद सर ये ठीक है कि आपका वो हो गया पोल्यूशन हो गया कि हमारी जो पोल्यूशन हो गया। उसके बाद सर अवेयरनेस बनाने के लिए हमने आपने तीनों मॉडल में से तीनों को बताया, एक पे पता है क्या, या तो ये चेन में होते हैं, एक दूसरे का प्रोडक्ट यूज करते होते हैं, तो नहीं है। इलेक्ट्रोकैटालिसिस इंडिपेंडेंट है ना, स्क्रबर इंडिपेंडेंट है। ये तो बल्कि स्क्रबर तो प्री में यूज हो सकता है किसी और से पहले, पर वो टेक्निक उससे कंबाइन नहीं है। नहीं मैं समझ गया वो सर, वही तो कह रहे हैं कि भाई इतनी सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को आपने कंबाइन कर दिया। ये देखना जैसे मतलब क्या है, जैसे हम किसी चीज़ को बताते हैं तो एक टेक्नोलॉजी पे काम कर पाते हैं। ठीक है, बी के बारे में आप बोल सकते हैं सबके बारे में, ये दोनों कनेक्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें ना चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक कोई भी आदमी एक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं कर पाता। सर हमारा मेनली अच्छा चलो ये तो बताओ, वो दोनों कैसे कंबाइन कर रहे हैं? वो वाला पीएम इलेक्ट्रोलिसिस और रेपर प्रोसेस। पीएम इलेक्ट्रोलिसिस हमने हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया है। और जो इस प्रोसेस है वो हमने अमोनिया बनाने में यूज़ किया। हमने हाइड्रोजन बना लिया, पीएम इलेक्ट्रोलिसिस बनाया, पर अमोनिया की भी हमें जरूरत पड़ती है जो फर्टिलाइजर और ट्रांसपोर्टेशन उसमें हैबिस प्रोसेस की जरूरत पड़ती है। पहले हमने एयर सेपरेटिंग कराएंगे, थ्रू एयर से नाइट्रोजन सेपरेट करते हैं और उसके बाद फिर ये कनेक्ट हो गया, उसका प्रोडक्ट वहाँ यूज हो गया। फिर ये बेसिकली हमने इस तरह से निकाला कि जो पोल्यूशन ऑलरेडी हो चुका है उसको हम कैसे क्लीन कर सकते हैं, और जो ऑलरेडी मतलब चल रहा है हो रहा है उसको
कैटेलिसिस से कर सकते हैं हम काम, वो वाला काम, वो हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाला। रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि रिन्यूएबल एनर्जी उसके लिए यूज़ कर सकते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं वो हम रिन्यूएबल एनर्जी लगा लेंगे, तो इलेक्ट्रोकैटालिसिस है। आपको इलेक्ट्रिसिटी देना, मैं कह रहा हूँ कि वो फोटोकैटालिसिस से हो सकता है कि नहीं हो सकता। उसको आप हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए रिएक्शन जो दे रहे हैं, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वो रेडॉक्स रिएक्शन आप इलेक्ट्रोकैटालिसिस से कर रहे हैं ना, इलेक्ट्रोकैटालिसिस, वो नाम भी इलेक्ट्रोकैटालिसिस है। उसमें एनर्जी जो दे रहे हैं वो तुम कह रहे हो कि रिन्यूएबल से हो सकती है, कोई डाउट नहीं, वो सारा जो पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हाँ, फोटोकैटालिसिस टेक्निक अप्लाई हो सकती है कि नहीं। एनर्जी इज टेकन फ्रॉम दी फोटो। सर उसके लिए भी अभी हमारे पास हमने रिसर्च करी तुम्हारे बात नहीं कर रहा मॉडल, मैं मॉडल की बात नहीं कर रहा, जस्ट मैं जानना चाह रहा हूँ कि वो टेक्निक फोटोकैटालिसिस से होती है हाइड्रोजन प्रोडक्शन। मतलब डायरेक्ट हाँ सेम। वो सर केयू लेवल रिसर्च थी, उन्होंने एक डिवाइस बनाया था जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स प्रेजेंट है ना, उससे बना के फोटोकैटालिटिक रिएक्टर ही होगा, जैसे इलेक्ट्रोकैटालिटिक रिएक्टर है ये, वो उसका फोटोकैटालिटिक रिएक्टर होगा, उसमें फोटोकैटालिस्ट होंगे, एनर्जी जो है वो उससे क्रिएट होगी फोटोन से। ये क्या है, ये से टाइटेनियम डाइऑक्साइड क्या काम आएगा? ये पेंट्स में हम यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लाईओवर्स वगैरह होते हैं ना सर, तो वहाँ पे सनलाइट तो मिलती है, तो वो सनलाइट के प्रेजेंस में उसमें यूज करता है इलेक्ट्रोकैटालिस्ट। ये इलेक्ट्रोलिसिस में ये यूज होता है। जैसे पेंट करते हैं ना सर, इसमें हम इरिडियम यूज करते हैं, ऑक्सीडेशन मतलब एनोड साइड पे, तो अब उससे कॉस्ट बढ़ जाती है इसकी। ये भी एक रिसर्च अभी रिसेंटली हुई है कि हम इरिडियम और टीआईयू तो नीचे सरफेस पे थोड़ा मतलब सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए ऊपर इरिडियम नैनो कैटलिस्ट हम यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसकी कॉस्ट 65% तक कम हो जाती है। सब अवेयर हुए और absorption or adsorption? adsorption. You have is an absorber? Yeah, we क्या फर्क है absorber में और adsorber में? Adsorber के जो particles हैं वो surface पे stick होते हैं. तो कार्बन क्या करता है? absorb करता है, absorb करता है? Adsorb होता है. क्या हुआ absorb? एक तो कार्बन ने adsorb करवाया, फिर क्या कराया और fatty oxide, इसका क्या करना है?
चीज़ स्टोर करने से लेकर हम प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी में बन रही है। अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट 900 मिलियन टन प्लास्टिक एनुअली वर्ल्ड के अंदर जनरेट हो रहा है और 9.3 मिलियन टन प्लास्टिक एनुअली इंडिया के अंदर जनरेट हो रहा है, जो एक बहुत बड़ी क्वांटिटी है। इसे रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ रिसाइकलिंग इज प्राइमरी रिसाइकलिंग मीन्स प्लास्टिक को एज इट इज यूज़ करना, और सेकेंडरी उसके अंदर फिजिकल चेंजेस ला के यूज़ करना, टर्सरी उसके अंदर कोई भी केमिकल चेंजेस ला के यूज़ करना। 7 टाइप ऑफ प्लास्टिक दैट वी यूज इन अवर लाइफ इज PET, HDPE, PVC, LDPE, CP, PS एंड अदर। जो मेनली प्लास्टिक है वो डोमेस्टिक एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया से आ रहा है। उसमें से जो 55% प्लास्टिक हम रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, और जो 45% प्लास्टिक है वो से और भी रिसाइकिल कर सकते हैं। रोड कंस्ट्रक्शन का भी पूरे सबसे पहले हमारे पास जितना भी प्लास्टिक है, चाहे वो डोमेस्टिक एरिया से हो चाहे इंडस्ट्रियल एरिया से, उसे रिसाइकिल प्लांट में लाया जाता है। हमारे पास मेजरली हम 3 टाइप का प्लास्टिक है वो जिसके रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर यूज़ करते हैं, जैसे पॉलीथाइलिन, पॉलीप्रोपाइलिन, पॉलीस्टीरीन। हमारा जो प्लास्टिक है वो इकट्ठा किया गया, उसके बाद उसकी वॉशिंग हुई, उसके बाद उसकी श्रेडिंग की गई। श्रेडिंग करके उसके छोटे छोटे फिर हमारे पास जो रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर हमारे 3 मेजर कंपोनेंट्स हैं। पहला है वेस्ट प्लास्टिक। वेस्ट प्लास्टिक है, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जैसे जो हमारा प्लास्टिक है वो किस टेम्परेचर में मेल्ट हो जाएगा, किस टेम्परेचर तक अगर हम उसे गर्म करेंगे तो उसमें से गैसेस निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो 200 से 250 तक अगर हम प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो उसमें से मीथेन गैसेस निकलने लग जाएगी। लेकिन अगर हम उसे फर्दर 700 डिग्री तक हीट करेंगे तो उसमें से ग्रीन हाउस गैसेज है, जिस कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड, वो निकलनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर जो हम यूज़ करते हैं वो है बिटुमिन है। एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन चेन होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है क्रस्ट स्टोन, यानी कि एग्रीगेट, जिसका यूज़ हम रोड कंस्ट्रक्शन के अंदर करते हैं। इसके भी कुछ टेस्ट किए जाते हैं। फोटो बनाते हैं नहीं सर, स्क्रिप्ट नहीं बनेगा सर, क्योंकि हमारा जो हमने प्लास्टिक यूज़ किया है वो हमने जो एग्रीगेट है उसके ऊपर कोटिंग की है, उसके ऊपर तो फिर बाद में बिटुमिन क्लियर आ जाएगी। तो बिटुमिन तो हम नॉर्मल रोड के अंदर भी यूज़ करते हैं, वो स्क्रिप्ट भी नहीं होता है। हमने प्लास्टिक के ऊपर कोट किया, वो सिर्फ उसके ऊपर कोट किया है, जो हमारा स्टोन हमने यूज़ किया। तो सर हमारा जो अगर जब हम स्टोन यूज़ करेंगे तो उसके कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे साउंडनेस टेस्ट किया जाता है। सर ये हमारा नॉर्मल रोड है, इसके अंदर हमने एग्रीगेट के ऊपर सीधा बिटुमिन की लेयर की, लेकिन इसके अंदर हमने जो हमारा पत्थर है उसके ऊपर प्लास्टिक की कोटिंग की है। नॉर्मल पत्थर होगा तो उसके अंदर पोर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वो पानी के कॉन्टैक्ट में आएगा, जो बारिश का सीजन आता है तो उन पोर्स के अंदर पानी जाएगा, पानी के अंदर डिसॉल्व साल्ट प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्रिस्टलाइज होंगे। जब वो वेपराइज होगा तो क्रिस्टल्स टूटेंगे, जिससे जो पत्थर है वो भी टूट जाएगा। पत्थर टूट जाएगा तो जो पत्थर टूटेगा तो उसकी बिटुमिन के साथ जो बाइंडिंग थी वो लूज हो जाएगी, जिससे बिटुमिन पानी के साथ वॉश आउट हो जाएगा, तो हमारे रोड्स में गड्ढे हो जाते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होगा, हमारा जो प्लास्टिक हमने इसके ऊपर कोट किया है वो भी एक कॉम्प्लेक्स हाइड्रोकार्बन है, और हमारा बिटुमिन है वो भी एक हाइड्रोकार्बन है। जब ये दोनों मेल्टेड फॉर्म में होंगे तो ये आपस में एक 3D इंटरलॉकिंग सिस्टम बना लेंगे, जिससे इनकी बाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके ऊपर हमने हमारा टेस्ट अगर हम करेंगे, बाइंडिंग टेस्ट किया जाएगा तो हम देखेंगे कि जो ऊपर की थोड़ी थोड़ी बिटुमिन की लेयर है सिर्फ ओनली वो वॉश आउट होती है, लेकिन जब 3D इंटरलॉकिंग इनका हो गया है प्लास्टिक का और जो बिटुमिन है, तो जो मेजरली बिटुमिन है वो वॉश आउट नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें गड्ढे नहीं होते। ये जो हमारा पॉलीमर कोटेड रोड है ये 7 साल तक बिना किसी मेंटेनेंस के काम कर सकता है, जबकि इसे बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, बारिश के सीजन के बाद गड्ढे हो ही जाते हैं। इसके अलावा जो हमारा पॉलीमर कोटेड रोड है उसके अंदर 10% तक बिटुमिन कम यूज़ होता है, जिसकी उसकी कॉस्ट जो है वो भी कम हो गई। और इसके अलावा हम इसकी इकोनॉमी देखें तो हम 1 किलोमीटर का रोड बनाते हैं, एक साइड का 1 लेन का, तो उसके अंदर 1 टन प्लास्टिक यूज़ हो जाता है। लेकिन अगर हम उसे जलाते तो उसमें से 3 टन जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज होती। तो एक तरफ हमने प्लास्टिक को भी कम कर दिया जो वेस्ट था, और जो उसको जलाने से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलने वाली थी वो भी कम हो गई, तो इसका कॉस्ट भी कम हो गया, ये ड्यूरेबल भी है, और ये इको फ्रेंडली वे में हमारा जो है प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाएगा, क्योंकि हम इसे 160 से 170 डिग्री के बीच में एग्रीगेट को गर्म करेंगे। उसके बाद हम इसमें जैसे हमारे जो श्रेडेड प्लास्टिक है जब हम इसको इसके अंदर डालेंगे तो वो सिर्फ मेल्ट होगा, मेल्ट होकर वो इसके ऊपर कोट हो जाएगा, लेकिन इसमें से कोई गैसेस नहीं निकलेगी, क्योंकि कोई बॉन्ड ब्रेकिंग नहीं होगी। जब तक बॉन्ड नहीं टूटेगा तब तक कोई गैस वगैरह निकलेगी, जिससे जो हमारा प्लास्टिक है वो एक इको फ्रेंडली वे में रिसाइकिल हो जाएगा। इसके अलावा हम कर सकते हैं कि हमारा जो प्लास्टिक है उसका हम यूज़ है वो ही कम कर दें, ताकि प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा जनरेट ही ना हो। और अगर हमारा उसे रिड्यूस कर दें या फिर उसे रीयूज़ कर लें, जैसे हमारे कंटेनर्स होते हैं उन्हें हम कुछ और चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ कर लें, हम उसका जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसे जहाँ तक हो सके उसे रिफ्यूज़ ही करें। इसके अलावा सिंगल यूज़ प्लास्टिक
पॉलीथीन सर, पॉलीथीन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, इनमें से कुछ सिंगल यूज़ होते हैं, कुछ खुद को रिसाइकिल किया जा सकता है। इसके अलावा सर प्लास्टिक को रिसाइकिल करने के कुछ और तरीके होते हैं। प्लास्टिक का यूज़ आजकल फाइबर्स बनाने में भी किया जा रहा है, ब्रिक्स भी बनाई जा रही है, और एक पायरोलिसिस एक प्रोसेस होता है जिसके जरिए प्लास्टिक से ऑयल का प्रोडक्शन किया जाता है। तो ये भी एक प्लास्टिक के रिसाइकिल का अच्छा मेथड है। मतलब यस सर, ये हमारा जो प्लास्टिक रोड है ये इंडिया में बन चुका है। सबसे पहला रोड बनाया गया था राजगोपालन जी के द्वारा 2002 में चेन्नई में। चेन्नई एक काफ़ी ज़्यादा जहाँ बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है, तो हम ये जो रोड है उनके द्वारा बनाया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे रोड्स हैं जैसे चेन्नई में, पौंडीचेरी में, आंध्र प्रदेश में, केरला में और भी काफ़ी ज़्यादा जगह है। यस सर, और इसके अलावा ये जो टेक्निक है ये आउट ऑफ इंडिया भी यूज़ की जा रही है, यूके में भी यूज़ की जा रही है, भूटान में भी यूज़ की जा रही है। और हमारी जो सड़क निर्माण की जो योजना है PM योजना जो है उसके तहत 43,700 किलोमीटर तक रोड है वो बन चुका है प्लास्टिक रोड हमारे इंडिया में टिल 2025 तक। पकड़ ले। इसका सोल्यूशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। तो हमने चेम्बर क्रिएट किया है, जैसे आपको दिख रहा होगा आसपास ये पॉल्यूटेड एयर, तो जैसे ही हम इसको ऑन करते हैं तो ये एयर अपने अंदर सक कर लेगा सारे, और इसके अंदर प्लेट्स लगे हुए हैं जो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव पार्टिकल्स को अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, और पॉजिटिव पार्टिकल न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, नेगेटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और जो कम पॉल्यूटेड एयर है वो बाहर निकल जाएंगे। तो सर इसे हम क्या कहते हैं फैक्ट्रीज की चिमनीज में और इंडस्ट्रीज में लगा। व्हाट अबाउट द कॉस्ट ऑफ यूरिया आफ्टर दिस कैपिंग? ये जो केमिकल तुमने कैल्शियम एलिजिनेट वगैरह कोटिंग कर दी, नॉर्मल फर्टिलाइजर से तो चीप होगा क्योंकि 50% कम कर सकते हैं। और जैसे वैसे इकोनॉमी तुमने डिसाइड की। जैसे 1 एकड़ में ना हमें 100 से 130 यूरिया चाहिए होता है नॉर्मल। अगर हम पॉलीमर कोटिंग वाला यूज़ करेंगे तो 50 to 60 kg चाहिए। मेथोडोलॉजी कोई देखती है कि कैसे कोट कर सकते हैं? ये सर हमारे इंडिया में नीम कोटिंग यूज़ होती है, हरियाणा में भी होती है, जैसे फरीदाबाद, गुड़गांव, वहाँ पे बने हुए हैं। बट ये पॉलीमर वाला थोड़ा न्यू है, नीम कोटिंग से नहीं है, क्योंकि अगर नीम की एक्सेस अमाउंट हो जाएगी उस सॉइल के अंदर तो वो लीफ को टॉक्सिक बना देता है सॉइल। तो वैसे ये यूके वगैरह में तो यूज़ होते हैं बाहर। हाँ, अमेरिका में 15 साल से यूज़ हो रहा है, लेकिन इंडिया में अब तक नहीं आया। सर इसके लिए बहुत सारी मशीनरी चाहिए इंडिया को, क्योंकि नीम तो पहले से बन रखा है इंडिया पैसे। और इंडिया की एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ही कई सालों से एक ही उस पर चली आ रही है, सेम चीज़ चली आ रही है, चेंज करना नहीं चाहते फार्मर्स। लेकिन अगर फार्मर्स को हम अवेयर करवाएंगे कि आपका हाफ मटेरियल लगेगा तो वो क्यों नहीं आएंगे? तो कैंपेन स्टार्ट करनी पड़ेगी अवेयर कराने के लिए। बट इनिशियल इन्वेस्टमेंट इससे ज़्यादा है, तो गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर नहीं रही इसलिए। हमारे पास इतने पैसे तो बट एग्रीकल्चर अपने 60% लोग ही खर्च किया था। हाँ सर, 60% लोग इंडिया में एग्रीकल्चर पर डिपेंड होते हैं। इसका ये करके हम कोटिंग नहीं कर रहे। इंडिया में तो बिल्कुल नहीं हो रही है। नीम की हो रही है। नीम की हो रही है अभी यहाँ पे फरीदाबाद में। हाँ थैंक यू। उसको ऑक्सीडेशन, जैसे उस ऑक्सीडेशन
जिनकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है सर, वाटर बनता है और एनर्जी निकलती है। वाटर बनेगा किसी इंजन में कार्बन डाइऑक्साइड तो ठीक है, वाटर बनेगा तो उसका इंजन का क्या रहेगा, क्वालिटी तो बैठ जाएगी। लेकिन सर वो वैसे भी अगर हम पेट्रोल यूज़ करेंगे तो पेट्रोल में नहीं होगा सर, वो वाटर जनरेशन होगी सर। जो पेट्रोल होता है सर वो एक हाइड्रोकार्बन होता है। इसका मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हाइड्रोकार्बन कौन होता है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं। और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जब भी वो बर्न होता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी सर, वाटर के गैस निकलेंगे और एनर्जी निकलेगी। मतलब ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो इसका मतलब सर हमें हमारा मेन मोटिव क्या है, इथेनॉल बनाना। क्यों? क्योंकि जो ये प्रॉब्लम है ना सर, जो हमारे फार्मर्स की प्रॉब्लम है, इनका हमें सोल्यूशन निकालना है। तो वो सोल्यूशन निकलेगा सर हम जब इस इथेनॉल को हीट करेंगे। अब सर कैसे निकलेगा, दिमाग में प्रश्न आता है कि हम ये कैसे करेंगे सर। जो हमारी राइस स्रोत है, जो हमारी प्राली है, वो 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज और लिग्निन। सर जो लिग्निन होता है ना, ये एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। मतलब हमें सबसे पहले इसको खत्म करने पड़ेगा क्योंकि ये खराब नहीं होनी चाहिए प्राली। तो हमें इसको खत्म करने के लिए हम इसके अंदर डालते हैं एसिड सर, स्टीम सर और वाटर। अब ये 3 चीज़ों हमने क्यों डाली है? एसिड डाला क्योंकि सर इसका जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है उसको हमें कम करना है, मतलब उसको सिंपल स्ट्रक्चर में करना है। तो हम इसके अंदर 2 एसिड डालते हैं सर, सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और सर स्टीम क्यों डालते हैं? ताकि हम इसका टेम्परेचर राइज करना पड़ सके। इसका टेम्परेचर हम 180 डिग्री सेल्सियस तक लेके जाते हैं। और सर जैसे ही हमने ये चीज़ें डाली, अब हम सर लिग्निन को तो हमने तोड़ दिया, लेकिन 2 चीज़ें तो अभी बची हैं, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज। इनके लिए भी कुछ करना पड़ेगा। तो इनके लिए सर हम ऐड करते हैं एंजाइम। लेकिन सर एंजाइम के साथ ही प्रॉब्लम होती है, ये एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता। तो हमें इसके लिए इसमें बेस डालना पड़ेगा। तो हम बेस डालते हैं, वो बेस होता है कास्टिक सोडा। जैसे ही हमने ये चीज़ें डाल दी सर, तो दिस इज ए वेल नोन टेक्नोलॉजी, बट व्हाई दिस इज नॉट अप्लाइड एट लार्जर लेवल? बिकॉज ये पराली तो चिल्लाते रहते हैं और ये वेल नोन टेक्नोलॉजी है। यस सर। तो फिर इसको अप्लाई करके हम कन्वर्ट क्यों नहीं करें, सारे क्यों नहीं कर पा रहे, क्या प्रॉब्लम है? जो ट्रेडिशनली है हम यूज़ करें सर शुगर कैन। आपको पता है शुगर कैन मतलब गन्ना, इन चीज़ों का यूज़ करें। लेकिन गन्ने से तो और भी चीज़ बन सकती है, शुगर वो चीनी बन सकती है, गुड़ बन सकता है, शक्कर बन सकते हैं। लेकिन हमें इसका अब उनका यूज़ क्यों करते हैं सर? वो फास्ट प्रोसेस है। अब देखिए सर, जो फर्मेंटेशन टैंक है, यहाँ तक तो हमें 1 से 2 हफ्ता लगता है उसको फर्मेंट करने में। लेकिन जो हमारी इंडस्ट्रीज है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज है, इनके पास इतना टाइम नहीं, इतनी पेशेंस नहीं है कि हम यहाँ तक इसको कर सकें। तो वो क्या करता है, वो सोचता है कि हम गन्ने से बना लें। और गन्ने से सर आपको पता हो तो गन्ने से 1 लीटर इथेनॉल बनाने में ज़्यादा खर्चा यूज़ होता है एज कम्पेयर टू दिस प्रोसेस। ये फिर ये समझ में क्यों नहीं आ रही कि इससे कम में खर्चे में बनेगा, ये जो खेतों की पराली और ये सब है रस, ये हट जाएगा। हाँ, लेकिन सर पेशेंस यहाँ तक, पेशेंस 1 हफ्ता 2 हफ्ता कौन इंतजार करेगा अपनी पराली को लेके? हम बैठे रहेंगे, हम टैंक में डालेंगे ये। और पूरे भारत में सर तभी तो इस पर सिर्फ एक ही कंपनी है काम करी, वो है पानीपत नेपथाली। लेकिन फिर वो जो आपका जो आस्पेक्ट तो ये है कि उसको कैसे यूज़ किया जाए, ये तो टेक्नोलॉजी हो गई। हम फार्मर्स को, हम यूथ जनरेशन को बता रहे हैं कि ऐसे प्रोसेस होगा, हमें पेशेंस जनरेट करना है। प्रोजेक्ट ये होना चाहिए था कि कैसे पेशेंस जनरेट करें। देखो प्रोजेक्ट है कि भाई इथेनॉल बनाना है पराली या इनसे, राइस से, ये वेल नोन टेक्नोलॉजी है। तुम कह रहे हो कि सबर नहीं है। आपने जो पूछा कि क्यों नहीं करे, उसका रीजन बताया। सबर नहीं है, बात ही है सबर कैसे क्रिएट करवाया जाए, कैसे लोगों को समझाया जाए। हमें भावी पीढ़ी मतलब फ्यूचर जनरेशन तो सवाल वही है ना, हमारे पास टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेशन का झगड़ा नहीं इसका, बट वो इम्प्लीमेंट हो क्यों नहीं रही? तो बताना पड़ेगा सर, अवेयरनेस नहीं है इन चीज़ों के लिए। अवेयरनेस का क्या मैकेनिज्म है, ये होना चाहिए था। यही मैकेनिज्म है कि हमें सिर्फ पराली चाहिए सर, उसके अंदर बस ये चीज़ें ऐड करनी है, हमारे पास सारा सब कुछ बन जाएगा। आप एक बार इसमें पैसा लगा के देखो, इसे बना के तो देखो सर। और ये सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ पेट्रोल में यूज होता है, सैनिटाइजर। गवर्नमेंट तो सब्सिडी भी दे रही है। यस सर, दे रही है, फिर भी नहीं करेंगे। और पूरे भारत में सिर्फ एक है जो पानीपत में। कैसे मनाया जाए दोस्त? सर ऐसे बनाया जाएगा, इसको फर्मेंट मनाया करेंगे। कैसे जाए उनको? सर अवेयरनेस फैला के, जब पता चलेगा। प्रोजेक्ट तो अवेयरनेस होना था, हाउ टू अवेयर। सर फार्मर्स को भी सब्सिडी मिल रही है इन चीज़ों पे कि आप हमारा, और बैन भी कर दिया, आपको पता होगा जो आज पराली जनाब बैन कर दिया गया। तो उसका यही सोल्यूशन हो सकता है कि फार्मर्स ये करें, ऐसी ऐसी इंडस्ट्रीज में अपना जाए कि हमारे पास पराली है, आप इसका कुछ कीजिए। तो उन फार्मर्स के पास भी रहेगा कि हम जो कंपनी इंडस्ट्री हमें मिल रही है, हमें कुछ करना होगा, हमारा पैसा तो बन ही रहा है और हम अवेयरनेस भी फैल रही है, हम पोल्यूशन को भी कम कर सकते हैं। क्योंकि जो दिल्ली है उसका 60% पोल्यूशन ऐसे ही हो रहा है पराली जलाने से। प्रैक्टिकल वो जब आगे से प्रेजेंट करो ना, तो इसमें इकोनॉमिक्स जोड़ो। वो तो सेकंड बात कही ना कि भाई कैसे लोगों को अवेयर किया जाए, वो मेथोडोलॉजी इसके साथ होनी चाहिए। अवेयरनेस करना है ना, आगे जब करो कहीं तो उसको साथ लेके करना, क्योंकि मेन क्वेश्चन वही आ रहा है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों नहीं कर पा रहे? अवेयरनेस ऐसे बना रहे हैं वो दो ढाई के बाद जिसमें कि हम काउडंग और एल्गी बायोमास और वाटर को 1:1:3 में ऐड करेंगे। जब इसको ऐड करेंगे तो हम डाइजेस्टर में ले जाके उसमें एक एनारोबिक डाइजेशन होगा, जिससे ये होगा कि जो एल्गी है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगी और हमें बायो गैस मिलेगी। हमने इसको बनाने के लिए हमने
को हम यूज़ कर सकते हैं आगे जाके, हम रिप्लेस कर देंगे, जैसे सीएनजी को रिप्लेस करके बायोसीएनजी आ जाएगी, वैसे ही एलपीजी को रिप्लेस करके एलएनजी आ जाएगी। तो हम जब उसको डाइजेशन करके हम बायोगैस फॉर्मेशन करेंगे, पर अब उसमें बायोगैस तो है सर, जो नॉर्मल सीएनजी होती है वो फॉसिल सोर्सेज से बनती है, और जैसे आपको पता है फॉसिल सोर्सेज को बनने में हज़ारों करोड़ साल लगते हैं, और ये रिन्यूएबल भी नहीं है, तो वो खत्म हो जाएंगे टाइम के चलते। तो हम एक अल्टरनेट लेके आए हैं जो बायो सीएनजी है, वो ऑर्गेनिक वेस्ट से बनती है। अब इतना सारा वेस्ट जनरेट हो रहा है, उसको कैसे ना कैसे करके तो खत्म करना है, तो हम वेस्ट को यूज़ करके उसको बायो सीएनजी भी बना लेंगे, और वेस्ट खत्म हो जाएगा और हमें एक अल्टरनेट मिल जाएगा सीएनजी। सर ये डिपेंड करती है कितना बड़ा प्लांट है, पर जैसे सर अगर हम एक लार्ज स्केल पे एक बायो सीएनजी वो लगाएं, प्लांट लगाएं, तो हम पर मंथ 2 से 3 लाख का बेनिफिट हो सकता है। ये पर डे 300 टन प्रोडक्शन हो सकती है, जो हमारा पुणे महाराष्ट्र क्या से कितने साइज का प्लांट है? जैसे सर 600 स्क्वायर फीट के ये डेटा तो ये कहीं एस्टेब्लिश है बेटा? पुणे महाराष्ट्र में है। एस्टेब्लिश तो है क्या? ये बायो सीएनजी और बायोगैस इनमें क्या डिफरेंस है? सर बायोगैस होते हैं, बायोगैस में भी 3 प्रेजेंट होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, तो रिमूव करके बायो सीएनजी बनाया जाता है। वो कंसंट्रेटर लगा करके कौन सा कंस्टिट्यूएंट होगा सीएनजी का? मेन कंस्टिट्यूएंट कौन सा होगा जो भी उससे डिफर करेगा? जिसमें तो बायोगैस में भी प्रेजेंट होता है, पर वो 60 to 65% होता है। इसमें ऐसा नहीं कोई स्पेशल टाइप का हमें वो बायो मटेरियल चाहिए, ऑर्गेनिक मतलब इसके लिए स्पेशली हम इस चीज़ का बायोमास लें, गन्ने का, पत्ते, पेड़, क्या कर सकते हैं? एक तो एलगी हो गया, एक तो एलगी हो गई, उसके अलावा से तो है ही है। और क्या मटेरियल यूज़ कर सकते हैं? सर जैसे कि ऑर्गेनिक वेस्ट तरह तरह का होता है, तो ऑर्गेनिक वेस्ट को भी यूज़ कर नहीं, सकते आपने ये हैं। देखा कि ये 5 टाइप के बायो मास हैं, इसमें सबसे बढ़िया इनके अलावा जो हमने प्रेजेंट किया, जैसे एक हो गया फ्रूट्स के छिलके, वही बायोमास है, एक हो गया राइस के सर मेनली तो एग्रीकल्चरल वेस्ट होता है जो एग्रीकल्चर तो बेटे खाली हो गई आपने एल्गल कहाँ से लेंगे? जो हमारे आसपास लैंड जैसे वाटर उसमें कोई डाउट नहीं है, ये कहाँ से कौन एक अगर तू देख ली बाकी सारी चीज़ें क्या निकाल और जो वेस्ट बता एग्रीकल्चरल वेस्ट इंडस्ट्री वेस्ट वाटर बॉडीज में जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा एल्गी ग्रो करती है। वहाँ से तो तुम्हें दूसरा प्रोडक्ट तेरा क्या साथ बहुत सारी वेस्ट बता रही हूँ, यहाँ पे भी बहुत सारा वेस्ट, अब तो उसमें पोल्यूशन ज़्यादा अकेला काउडंग और भी बहुत सारे आते हैं। ये जो 5-6 तरह के जो सर बता रहे हैं ना वेजिटेबल वेस्ट, तुम्हारा प्रोजेक्ट के हिसाब से तो तुम्हारा ये जो फीड है बिल्कुल ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ कि उसके और अल्टरनेट हो सकते हैं जो कि इससे बेटर दें, या ये अलग सबसे बेटर है। सर एल्गी बेसिक लिटरेचर के बेसिस पे ही आपने देखा होगा कि भाई मान लो इसके बजाय हम फ्रूट के छिलके इस्तेमाल करें, क्या वो इससे बेटर हो सकते हैं या नहीं? सर वो तो है ना, फिर यूँ है ना कि जैसे एल्गी है, एल्गी बहुत ज़्यादा ग्रो करती है ना, तो एल्गी बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, मैं तुम्हारा प्रोजेक्ट पे तो सवाल ही नहीं है, हो गया तेरा एल्गी, तुम्हारे प्रोजेक्ट के हिसाब से तो एल्गी तुमने ठीक ले ली, इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट तय किया है कि गोबर होने से एल्गी ज़्यादा बनेगी, एल्गी हम यूज़ करेंगे। तेरा प्रोजेक्ट पे बात ही नहीं कर रहे अब हम, हो गया ये तो। इस पे बता कि इसका और कॉन्स्टिट्यूएंट जो है क्या वो इससे बेटर हो सकते हैं? सर ले तो सकते हैं, पर वो एक लिमिटेड अमाउंट में मिलेगा ना हमें। जैसे सर एलिफेंट ग्रास है, वो 25:1 के इस्तेमाल में तो सबसे ज़्यादा बायोमास बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है, एलिफेंट ग्रास है। उसके बाद में एग्रीकल्चर वेस्ट, राइस और जैसे
शुगर केन, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। काउ डंक, हाँ जो 5 चीज़ें जो काउ डंक होती हैं इसके साथ में एडिशनली वो आप इंक्लूड हाँ। तो इसमें से क्या होता है, इस प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो आप कोई भी ले सकते हैं, हाँ आप मिक्सर भी ले सकते हैं, शुगर केन राइस का मिक्स भी कर सकते हैं। हम तो हाँ। अलगे के वो पूछ रहे हैं बस अल्टरनेटिव। आपका प्रोजेक्ट ओके है, ये अलग के हिसाब से ओके है, वैसे पूछ रहे हैं। फिर मतलब लिमिटेड सोर्सेज होते हैं ना, एक टाइम के लिए ही मिल पाएंगे। एलगी तो कितने ही बनवा दो। केवल मीथेन होती है TCN। थैंक यू सर। लीन वाले आगे वही साइड वाले सारे साइबर वाले मॉडल आप ही लगाना था सेंटर में लगा समझ मारे सारा ठीक है बोल लेना कि नींव डाल के सारा सामान लेके आएंगे। बता रहा है वायरलेस ही तो है सर। हो गया वायरलेस में 2 कोड्स हैं और दोनों की उनमें सिंक्रोनाइजेशन करना होगा सेंसर्स मतलब टोटल 3 सिंक्रोनाइजेशन बट अभी यहाँ पे देखो स्मार्ट
अगर लग रहा है कि अभी लगा के रख सकते हो तो देख लो। अभी नहीं लगाते अभी नहीं लगाओगे, ठीक है चलो। कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम सही लगा, सही है प्रोग्राम तो सही है। हाली रेडी कर हमने बोला इधर डाउनलोड ना करा क्या ये पूरा नहीं गिरेगा। आपने कब सिर्फ फोड़ूंगी किसका फोड़ूंगी जो जान को पट कोई नहीं, चार्ट इस पे दो तो इस पे लगा दो। रहे होंगे एक आदमी ये बस स्कैन में कर ये सब तो वो देखेंगे ना, बोला तो है वाला है ये वाला। हाँ ये वाला उठा के नीचे लगा देना, यहाँ पे ये आखिरी वाला। ये और ये सेम है तभी तो वो आगे लगा दे ये लगा दे। दो सेम है ना। पूरा नाम क्या है? मेरे वर्कआउट है यूट्यूब पर डॉक्टर कैसे बने हैं। चलिए सर आगे। दूर है हिमालय में जाके बढ़िया केसड़ा आ गया भाई, केसड़ा तेरी बात चल रहा है कोई ना मिले इसका
कौन बने हो? बढ़िया बात ना भाई अच्छी दिखा रहा है कि कैसे हम एंशिएंट एग्रीकल्चर से एग्रीकल्चर सेक्टर को मॉडर्नाइज कर रहे हैं, कैसे हमारा पूरा जो सिस्टम है AI बेस्ड हो रहा है। यहाँ पे सर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम है जो कि सेंसर बेस्ड है। सॉइल में जैसे ही मॉइस्चर कंटेंट कम होगा तो ऑटोमेटिकली मोटर वहाँ से पानी उठा देगी एंड इरीगेशन हो जाएगा। इससे ड्रोन जो है उसमें पूरा सॉइल का मैपिंग कर रखा हुआ है। एक जो मेजर प्रॉब्लम सर ये है कि किसान को आज के टाइम पे पता नहीं है कि फील्ड में कौन सी उसको क्रॉप उगानी चाहिए। तो जो AI है वो ड्रोन सिस्टम से प्रॉपर मैपिंग करेगा उस एरिया की। मैपिंग करने के बाद वो मतलब जितना भी डाटा है सारा उसके फ़ोन पे फार्मर के फ़ोन पे अवेलेबल होगा। क्या स्टेटस की कंडीशन है सॉइल की, कोई डिजीज़ आउटब्रेक तो नहीं है, एंड सबसे खास बात एक्सपेक्टेड हार्वेस्ट डेट, कब फसल कटनी है वो भी ये बता देंगे। उसके बाद से 24/7 AI मॉनिटर कर रहा है इस पूरे सिस्टम को, सेंसर्स वगैरह लगे हैं। उसके बाद इसमें जितनी भी एनर्जी कंज्यूम हो रही है तो कोई फॉसिल फ्यूल कोयला एक बार जोरदार तालियां से हम सर का अभिनंदन करेंगे। सभी टीचर से मेरा अनुरोध है कृपया आप मंच के सामने आ जाएं। सभी बच्चों से पूरा मेरा अनुरोध है कि कृपया मंच के सामने आ जाएं। कुछ ही क्षणों में हम अपना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन शुरू करेंगे। चुप हो यार। स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन के इस उत्सव पर महाविद्यालय में पधारने पर श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी, एक्स कोऑपरेटिव मिनिस्टर हरियाणा सरकार का हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है। सर को मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन की 3 कड़ियाँ होती हैं। सबसे पहले कॉलेज स्तर पर साइंस एग्जीबिशन होते हैं। उसके बाद हरियाणा को 10 जोन में बांटा गया है, डिस्ट्रिक्ट लेवल साइंस एग्जीबिशन होते हैं और उनके जो विनर्स होते हैं उसको हम यहाँ पर बुलाते हैं स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन। और सौभाग्य से हमारे महाविद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र सांगवान के कुशल नेतृत्व की वजह से ये मौका हमें मिला है कि हम स्टेट लेवल साइंस एग्जीबिशन करा सकें। तो कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मां सरस्वती के सामने दीप जलाकर एक बार कार्यक्रम का शुभारंभ करें। शुरू करेंगे। पूरा साल हमारे यहाँ फंक्शन चलेंगे, उत्सव चलेंगे। पंडित ने गिरा शर्मा राजकीय महाविद्यालय, धरोहर महाविद्यालय, आर्य संस्कृति तपोभूमि के संस्कारों पे हम जिज्ञासु
धन्यवाद आपसे। कारणवश आने से श्री नामदल जी और हमारे मध्य एक नई शख्सियत पहुंचे हैं आए श्री खुशीराम हुडा जी, जो रोहतक ब्लॉक के चेयरमैन हैं, और विभिन्न कॉलेज से आए हुए प्रतिभागी प्राध्यापकगण व हमारे आदर के योग्य जजेस और मीडिया के साथियों, हम सभी आपका पंडित निकिराम शर्मा राजकीय महाविद्यालय पहुंचने पर पूरे स्टाफ की तरफ से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। माननीय मुख्य अतिथि श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी का जीवन सेवा, समर्पण और जनहित के कार्यों से प्रेरित रहा है। बचपन से ही वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े और वर्ष 1971 में से बूथ स्तर पर कार्य करते हुए जन सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते रहे। उन्होंने नगर पालिका रोहतक में 1987 और 1992 में पार्षद के रूप में जनता की सेवा की और वर्ष 2014 में विधायक निर्वाचित होकर प्रदेश सरकार में सहकारिता एवं शहरी विकास राज्य मंत्री के रूप में महत्वपूर्ण दायित्व निभाया। पार्टी संगठन में भी उन्होंने मंडल महामंत्री, मंडल अध्यक्ष रोहतक, जिला महामंत्री, जिला अध्यक्ष, प्रदेश चीफ, प्रदेश महामंत्री, प्रदेश उपाध्यक्ष सहित अनेक महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया। इसके अतिरिक्त वे असम, पंजाब, दिल्ली, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और मध्य प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में चुनावी प्रभारी के रूप में संगठन को मजबूत करने में सक्रिय रहे। रोहतक विधानसभा क्षेत्र के विकास में उनका योगदान अत्यंत उल्लेखनीय है। उनके प्रयासों से शहर में घर घर कूड़ा संग्रहण परियोजना, एलिवेटेड फ्लाईओवर एवं रेलवे ट्रैक, सीसीटीवी व्यवस्था, सामुदायिक केंद्र, पार्कों का निर्माण, स्वच्छता व स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, पीजीआईएमएस और सिविल अस्पताल का उन्नयन, महिला थाना, पासपोर्ट सेवा केंद्र, मेगा फूड पार्क, सीवरेज, जल निकासी परियोजनाएं व अनेक परियोजनाएं जिनका हमें पता भी नहीं है। शहर के बुनियादी ढांचों का व्यापक विकास संभव हो पाया। उनके महत्वपूर्ण योगदान जो हम गिना सकते हैं, जो हमें पता लगा है वो है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे ऐसे उनके महत्वपूर्ण योगदान हैं जो जन सेवा के लिए समर्पित रहे हैं। उनका संपूर्ण जीवन जन सेवा, संगठन और विकास के प्रति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण है। मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज राज्य स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी में आपके प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र सागवान जी, डॉक्टर रविंदर नोइना जी, डॉक्टर सुशील दलाल कनोइना जी, डॉक्टर गुलशन कुमार, डॉक्टर सुरेश जी, डॉक्टर कुलदीप मलिक जी, हमारे ब्लॉक के चेयरमैन श्री जी, विकास बंसल जी और पूरे 10 जून से 70 मॉडल आए हुए सभी स्टूडेंट, उनके साथ उनका स्टाफ, वर्तमान में नेकीराम कॉलेज के सभी स्टाफ के सदस्य, बहन और भाइयों, सबसे पहले तो इसे भव्य आयोजन का और नेकीराम कॉलेज के अंदर 10 जून से, जैसा कि अभी जिलों का नाम पढ़कर सुनाया गया, आप इस रोहतक की धरती पर आए हैं। पंडित नेकीराम जो 1927 में यहाँ इसकी नींव रखी, 100 साल आपके पूरे होने जा रहे हैं। इस 100 साल का कार्यकाल मैं कह सकता हूँ इस इलाके में शिक्षा का एक बहुत बड़ा स्थान रहा है। अगर
जब पंजाब हरियाणा एक था, आज मैं कह सकता हूँ रोहतक शिक्षा का हब रहा है। यहाँ से काफी लोग पढ़कर गए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर गए। आज वो IAS अफसर भी बने हैं, IPS अफसर भी बने हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी गए हैं। और मेरा भी पूरी पढ़ाई तो मैंने नहीं की। 1973 में ये इवनिंग कॉलेज होता था। BA फर्स्ट ईयर में मुझे यहाँ ज्वाइन होना हुआ, परंतु किसी कारण में पारिवारिक समस्या की वजह से मुझे अपनी पढ़ाई बीच में यहाँ से जाना हुआ। इसलिए 100 साल पूरे होने पर जो नेकीराम कॉलेज आज ये खुशबू दे रहा है, मैं सभी स्टाफ को, यहाँ के स्टूडेंट को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूँ। ज्ञान केवल विषय नहीं है, अपने अपने सोचने का तरीका है। कुछ बच्चे इसलिए लेते हैं कि मुझे प्रोफेसर बनना है, ज्ञान लेकर कोई वैज्ञानिक बनना है। इसलिए इससे बच्चे को देश में कुछ ना कुछ घटनाएं जब हो जाती है, जब एक समय कोरोना काल आया, कोरोना काल में हमें वैज्ञानिकों ने बचाया। वैज्ञानिकों ने ही भारत के अंदर वैक्सीन, जब पूरा वर्ल्ड तड़प रहा था, पूरे वर्ल्ड में त्राही थी, अगर हमारे वैज्ञानिक भारत की बनी हुई वैक्सीन ना बनाते, हमें दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ता। परंतु गर्व है, धन्य उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने भारत में बड़ी वैक्सीन बनाई। भारत ने तो यूज की कि 140 करोड़ लोगों ने अपने बाहर के कंट्रियों में भी कोरोना काल में वैक्सीन भेजी। इसलिए भारत का वर्तमान में बच्चों का भविष्य सिर्फ शिक्षा तक नहीं है, इसमें योजना खोज कर नई नई चीजों, जैसे अभी AI की बात आई, खेती की बात आई, पर्यावरण की बात आई, किस तरह आज हम साधनों की अभी कमी नहीं है हमारे पास। 10 मंजिले बिल्डिंग भी खड़ी है हमारे पास, कारें भी हैं। हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, आज पर्यावरण में जो हमारी हालत है, प्रदूषण में जो हमारे को बीमारियां लग रही हैं, इसलिए साधनों के साथ साथ अपने को जो खोज इन बच्चों ने यहाँ दिखाई है हमें, ये बच्चों को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आने वाले समय के अंदर ये बच्चे इस प्रदूषण से भी को हल निकालेंगे, जिससे हमें समस्या से निजात मिले। और इसलिए आज मेरा भारत, स्टार्टअप इंडिया, मेकअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, रिसर्च लैब, ड्रोन तकनीक, ग्रीन एनर्जी, ऐसे काम को आज बच्चा आगे कर रहा है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि आने वाले समय के अंदर मेरा भारत स्वदेशी, जो आज देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 2047 मेरा विकसित भारत बनेगा, उसमें आपका बहुत योगदान मुझे दिखाई देता है कि हम खेती को
फसलों को अगर हम कीटनाशक दवाइयां जो हम डालते हैं, जो ज्यादा खाद डालते हैं, जिससे हमारी जमीन भी खराब हो रही है और उसके साथ साथ हमें बीमारियां भी, कैंसर की, हार्ट अटैक की, शुगर की, उससे भी आने वाले समय में निजात हमें मिलने की संभावना है। और इसलिए आने वाला 2047 विकसित भारत में आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है। और मुझे पूरी आशा है कि बच्चे आने वाले समय में मेहनत कर कर इस भारत विकसित में आपका भी योगदान रहे। मैं आज हरियाणा के 12 साल के करीब हमारी सरकार को होगी, इस 12 साल के अंदर मैं कह सकता हूं हरियाणा जिसका एजेंडा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आज हमारे बच्चे भी पढ़ लिख कर मेरिट पे नौकरी मिलनी है। आज कोई सिफारिश की जरूरत नहीं, कोई पैसे की जरूरत नहीं, कोई रिश्वत की जरूरत नहीं। शायद आप में भी, मुझे लगता है कि यहाँ भी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड द्वारा यहाँ भी प्रोफेसरों का लेक्चरर की या नियुक्ति मिली होगी, मिली है। 10-12 लोग मुझे बताया गया कि यहाँ पर हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन बोर्ड, हमारी तो झज्जर की एमएलए गीता भुक्कल, उसकी बेटी को नौकरी प्रोफेसर लेक्चरर की मिली है। हमारे शकुंतला खटक, उनके बेटे को भी सरकारी नौकरी में पद पर मिला है। इसलिए कोई भेदभाव नहीं, जो पढ़ेगा पाएगा। इसलिए आज के दिन ये सरकार आपकी है, ये जनता की सरकार है। इसलिए वो काल खत्म हो गया, जो काल बिना पढ़े लिखे रिश्वत देकर नौकरियां मिलती थी। आज जो पढ़ेगा वो नौकरी पाएगा। इसलिए आज कोचिंग सेंटरों के अंदर भी, आज कॉलेजों के अंदर भी, आज बच्चा लाइब्रेरी में बैठकर आज बच्चा पढ़ता है और यही भविष्य आपका है। इसलिए इस भविष्य के उज्जवल के लिए आपको मेहनत कर कर राष्ट्र के लिए आप अपना सहयोग करें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। है उनका भी मैं स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम अल्फाबेटिकली बॉटनी के प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। क्रम ये रहेगा, पहले मैं थर्ड बोलूंगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट और लास्ट में बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड। प्राइज कमेटी तैयार है, कृपया लेकर आए। हमारा बॉटनी डिपार्टमेंट में थर्ड प्राइज मिला है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, थर्ड प्राइज मिला है GPGCW रोहतक की टीम को। थर्ड प्राइज BO02 कोड था, जानवी एंड आरती, कृपया मंच पर आए। बच्चों, एक अनाउंस करना चाहूंगा, आपके सर्टिफिकेट्स क्योंकि डायरेक्टर हायर एजुकेशन से साइन होकर आते हैं, तो सर्टिफिकेट्स आपको अभी नहीं मिलेंगे, आपको ट्रॉफी मिलेगी। बाद में आपके सर्टिफिकेट्स आपके कॉलेज में पहुंच जाएंगे और जिसको ट्रॉफी मिलती है वो साथ में नीचे साइन करके भी जाएंगे। तो बॉटनी डिपार्टमेंट थर्ड प्राइज GPGCW रोहतक, हमारा जो साथी कॉलेज है गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन रोहतक की टीम को थर्ड प्राइज। बॉटनी में उनका मॉडल था ग्रीन ग्रेजुएशन सस्टेनेबल सॉल्यूशन फॉर बैलेंसिंग AQI। सेकंड प्राइज GC सफीदों की टीम, गौरव एंड विनीत, B008 कोड, गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों, जींद जिले में पड़ता है ये। इनका मॉडल था सस्टेनेबल हरियाणा बेस्ड ऑन एप्लीकेशन ऑफ प्लांट साइंस। टीचर इंचार्जेस से भी अनुरोध रहेगा, यदि आपकी टीम आती है तो आप बिल्कुल मंच पर आ सकते हैं, अपना फोटो ले सकते हैं। और इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में फर्स्ट पोजीशन मिली है बॉटनी में गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला की टीम को। जोरदार तालियां
छवि और भाग्येश, रूट्स टू रॉबर्ट्स इनका मॉडल का नाम था। छवि एंड भाग्येश हैं क्या यहाँ पे? बच्चों भाग के आओ स्टेज। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम पोजीशन पाना बड़े सम्मान का विषय होता है। आप हरियाणा में फर्स्ट हैं, जहां लगभग 300 कॉलेजेस हैं, उसमें से प्रथम पोजीशन आना एक बड़े सम्मान का विषय है। और जीसी गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट के विद्यार्थियों ने कर दिखाया बॉटनी में ये प्राइज लेकर। कई बच्चों को शायद प्राइज ना मिले, लेकिन अपने मॉडल की व्याख्या वो बड़ी अच्छी करते हैं, तो उसके लिए ये प्राइज रखा गया है बेस्ट एक्सप्लेनेटर। और बॉटनी में ये जगह है गवर्नमेंट कॉलेज सफीदों की टीम को। दोबारा विनीत नाम के लड़के ने सेकंड पोजीशन के साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी बड़ी अच्छी दी। नेक्स्ट, और इसमें थर्ड पोजीशन आई है गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला कैंट। अगेन थर्ड पोजीशन हिमांशु एंड दिव्या कंवर, केमिकल विजिटरी द अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशन पे इनका मॉडल था। थर्ड पोजीशन हिमांशु एंड दिव्या, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अम्बाला। सेकंड पोजीशन आई है केमिस्ट्री में MNS GC भिवानी की टीम को। पहले नॉर्थ हरियाणा से प्राइज था, अब साउथ हरियाणा से भिवानी से केमिस्ट्री के विद्यार्थी इशिका एंड प्रीति। बायो CNG एंड एनवायरमेंट मैनेजमेंट पे इनका मॉडल था। और केमिस्ट्री में फर्स्ट पोजीशन जाती है गवर्नमेंट कॉलेज पलवल को। कुरुक्षेत्र में है ये पलवल क्षेत्र। नीलाक्षी एंड महक, गवर्नमेंट कॉलेज पलवल, फर्स्ट पोजीशन। रसायन विज्ञान में पोल्यूशन फ्री विकसित भारत। हम चाहते हैं हमारा विकसित भारत ऐसा हो जहां पोल्यूशन का नामो निशान ना हो। ऐसा ही कुछ मॉडल इन बच्चों ने दिखाया है। धन्यवाद के पात्र हैं ये बच्चे। जोरदार तालियां, तालियों में कमी ना रखें आप। राज्य स्तरीय प्रोग्राम है ये। और केमिस्ट्री में बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड जाता है गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल के विद्यार्थी को, दीक्षा। CH04 कोड, वाटर प्यूरिफिकेशन यूजिंग टाइटेनियम ऑक्साइड, गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल। आपके पूरे हरियाणा के विभिन्न शहरों के नाम आपको सुनने को मिलेंगे। अंबाला सुन चुके हैं, सफीदो, पलवल, रोहतक और अब ये नारनौल। पूरे हरियाणा का यहाँ पर संगम। इसके बाद कंप्यूटर साइंस। आप जानते हैं आज का युग कंप्यूटर का ही युग है। हमारे कितने ही सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हुए हैं अमेरिका के अंदर। तो कंप्यूटर साइंस में थर्ड पोजीशन मिली है GCW गोहाना की टीम को। GCW गोहाना थर्ड पोजीशन। बच्चों के नाम है खुशी एंड स्वाति।
GCW गोहाना हमारे जोन का कॉलेज है, तो हमारे जोन को ये प्राइज मिला है कंप्यूटर साइंस में, 3rd प्राइज। जोरदार तालियां बनती हैं। 2nd प्राइज अगेन गवर्नमेंट PG कॉलेज अम्बाला कैंट, भावना और शिवांश। सेकंड प्राइज कैंपस असिस्टेंट पर इनका मॉडल था। और फर्स्ट प्राइज जाता है हमारा एक और विकसित डिस्ट्रिक्ट है हमारे हरियाणा में, विकसित कहा तो आप अनुमान लगा सकते हैं, करनाल। पंडित CLS गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 14 करनाल को कंप्यूटर साइंस में फर्स्ट प्राइज। बच्चों के नाम है गौतम और सिद्धेश, करनाल के बच्चे। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड भी इन्हीं को रहेगा, तो इन्हीं को दे दीजिए। गौतम को बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड रहेगा, डबल प्राइज, फर्स्ट प्राइज विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी देखिए। नाउ नेक्स्ट सब्जेक्ट इज ज्योग्राफी, भूगोल, जिस पे आप बैठे हुए हैं। तो भूगोल के अंदर 3rd प्राइज जाता है तोशाम की टीम को, GCW तोशाम। एक रूरल एरिया के कॉलेज के बच्चों ने भूगोल के अंदर 3rd प्राइज लिया है। सिग्निफिकेंस ऑफ अरावली, अभी अरावली का मामला चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल दिया, तब जाके मामला सुलझा। उसी पे इन बच्चों ने मॉडल बनाया। बच्चों के नाम है प्रीति एंड नवजोत। कृपया मंच पर आएं जल्दी। GCW तोशाम भिवानी की टीम। और 2nd पोजीशन आई है ज्योग्राफी में, जींद का नाम रह गया था ना, तो PIG GCW जींद की टीम ने 2nd पोजीशन। यहां से कोई खाली नहीं जाएगा। तो जींद के बच्चे रीतिका और ईशा गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन जींद के बच्चे आए 2nd पोजीशन ज्योग्राफी में। स्मार्ट फार्मिंग पे इनका मॉडल था। हरियाणा कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान राज्य है, तो स्मार्ट फार्मिंग की जरूरत है हमें, उस पे इन बच्चों ने मॉडल बनाया था। और ज्योग्राफी में फर्स्ट प्राइज अगेन जो मिला है एक लोकल, एक रूरल एरिया के कॉलेज को, GCW लाखन माजरा की टीम को। बहुत अच्छी अचीवमेंट है बेटा ये। रूरल एरिया से हमारी ये बेटियां लाखन माजरा के कॉलेज से भूगोल के अंदर राज्य स्तरीय प्रथम पुरस्कार, वेरी ग्रेट अचीवमेंट। तन्नू एंड सुनीता, रीजनरेटिव अर्बनिज्म एंड गोइंग बियॉन्ड सस्टेनेबिलिटी पे इनका मॉडल। और भूगोल के अंदर बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड जाते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज पलवल के बच्चे को। सिमरन नाम है बेटे का, सिमरन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे बेस्ट एक्सप्लेनेशन।
नेक्स्ट सब्जेक्ट इज फिजिक्स, बहुत की साइंस, जो प्योर साइंस फिजिक्स। तो उसमें थर्ड प्राइज जाते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 14 पंचकुला की टीम। आई थिंक स्मार्ट सिटी, बहुत जरूरत है हमें ऐसी सिटी की जहां हम अपनी एनर्जी को बचा सकें, क्योंकि इंडिया को एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। इंडिया 140 करोड़ लोगों का देश, तो आप समझ सकते हैं कितनी ऊर्जा खपत है हमारी सबसे बड़ी समस्या ही एनर्जी की है। हमें एनर्जी का ही सबसे ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हमारे नेबरिंग कॉलेज गवर्नमेंट पीजी कॉलेज झज्जर, नेहरू कॉलेज के विद्यार्थी, और अभी तक हमारे कॉलेज को सुना सुना लग रहा था, मैं भी सोच रहा था कि हमारा तो कोई नाम ही नहीं है, लेकिन भौतिकी के विद्यार्थियों ने करके दिखा दिया। फर्स्ट पोजीशन पंडित नेतीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की टीम को फिजिक्स के अंदर मिलती है। रोहतक का नाम ऊंचा करते हुए यशवीर एंड भूपेश with team in charge, please come on the stage. Himani, Deepak, first position Shruti and Yashveer, Pankaj, Shruti and Pankaj, first position. और साथ में बेस्ट एक्सप्लेनेशन का अवार्ड भी एनआरएस कॉलेज को ही जाता है श्रुति को। वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ दिस कॉलेज फिजिक्स। वी हैव एमएससी फिजिक्स, बीएससी ऑनर्स फिजिक्स एंड सिंपल बीएससी फिजिक्स। बेस्ट एक्सप्लेनेशन। इसके बाद आता है पोजीशन जाती है गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ की टीम। बहादुरगढ़ का नाम नहीं सुना होगा आपने, तो आप सुन लीजिए, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़। थर्ड पोजीशन कनेक्टेड ऑनलाइन डिसकनेक्टेड विद इन, वेरी गुड टॉपिक। हम ऑनलाइन तो कनेक्ट रहते हैं और अपने अंदर से डिसकनेक्ट हो चुके हैं। कितना अच्छा इनका टॉपिक रहा है साइकोलॉजी में। थर्ड पोजीशन शिक्षा एंड मानसी। सेकेंड पोजीशन साइकोलॉजी में जाती है गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज चीका की टीम को। साइकोलॉजी में चीका, अनमास्किंग द हिडन किलर दैट इज स्ट्रेस। स्ट्रेस को अनमास्क किया, हिडन किलर है, स्ट्रेस से बच के रहें। सेकेंड पोजीशन सुनीता एंड दिवप्रीत कौर, गवर्नमेंट कॉलेज चीका। हैं क्या उनके टीचर इंचार्ज बच्चे? आई थिंक दे आर नॉट प्रेजेंट हियर। फर्स्ट पोजीशन जाती है साइकोलॉजी में गवर्नमेंट कॉलेज पलवल के बच्चों को, महक एंड हिमांशी शर्मा। न्यूरो साइकोलॉजिकल ब्रेज अवेयरनेस फ्रॉम एक्शन। और बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी हिमांशी शर्मा को है, तो वो अवार्ड भी यहीं दे दिया जाए साइकोलॉजी में। आप जो सब्जेक्ट लेते हैं जूलॉजी, प्राणी विज्ञान, और इसके अंदर है थर्ड प्राइज जा रहा है गुरु गोरखनाथ जी गवर्नमेंट कॉलेज हिसार। हिसार का नाम नहीं आया था, तो देखो हिसार का नाम भी आया है। थर्ड पोजीशन हिमांशी और विजेता। एआई बेस्ड पर्सनलाइज्ड ड्रग रिस्पॉन्स पे इनका मॉडल रहा होगा। एआई का टाइम है आने वाला, तो एआई की बेस पे हम कैसे ड्रग का रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं, वो इनका मॉडल रहा है। थर्ड प्राइज।
सेकंड प्राइज पे है जूलॉजी में नेकीराम शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज रोहतक की टीम, लक्ष्य, काद्यान और कीर्ति। हमारी 2 टीमों ने पार्टिसिपेट किया था फिजिक्स में और जूलॉजी में, और बड़े हर्ष का विषय है कि दोनों में हमने प्राइज दिया है, तो जोरदार तालियां बनती हैं इसके लिए। और जूलॉजी में फर्स्ट प्राइज जाते हैं गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सेक्टर 1 पंचकुला, फ्रॉम स्कैम टू सॉल्यूशन। स्कैम बहुत हो रहे हैं तो उस पे इन्होंने बनाया है वैष्णवी एंड लक्ष्य। टीचर इंचार्ज भी आए। हरियाणा विज्ञान की तरफ अग्रसर है, इसी को सोच के डायरेक्टर हायर एजुकेशन ऐसी प्रतियोगिताएं रखते हैं। आपको पता है साल में 3 प्रतियोगिताएं होती हैं जो प्योर रूप से विज्ञान को समर्पित हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस कोई भी स्टूडेंट जो यहाँ से पोजीशन लेके गया है, मनीष कुमार ग्रोवर सर जी, आपकी सरकार की तरफ से एक बहुत ही अच्छा नेक काम किया गया है, वो हम आपको बता दें। वो ये है कि जो भी बच्चा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन जिसने यहाँ से हासिल की है, और इवन जिसने कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन हासिल की थी, उन सभी कॉलेजेस को अपने कॉलेज में जाने के उपरांत एक रिसर्च प्रोजेक्ट बना के भेजना है इन्हीं मॉडल्स के ऊपर कि किस तरीके से ये हमारी आम जनता के लिए यूजफुल हो सकते हैं। और फिर वहां भेजने के बाद जो भी वहां पे सिलेक्ट किया जाएगा मॉडल, क्या पता वो मॉडल 1 सिलेक्ट हो, 2 हो, 3 हो, जितने भी मॉडल सिलेक्ट होंगे उन सभी को जो राशि दी जाएगी वो 3 से लेके 5 लाख रुपए तक की राशि है। इसीलिए मैं हमारे मुख्य अतिथि का ये धन्यवाद करता हूं, क्योंकि सर के प्रयास से ही हमारी हरियाणा सरकार की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो इस तरीके के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए इतने बड़े बड़े इंसेंटिव्स दिए जाते हैं ताकि वो हमारा जो राष्ट्र का जो निर्माण है वो अच्छे से कर सके। हमने यहाँ पे जो देखा चारों तरफ जो मॉडल लगे हैं, उन्हीं मॉडल्स को के द्वारा हम ये देख पाए कि हमारा जो राष्ट्र है वो सुरक्षित हाथों के अंदर ही है। तो इसीलिए मैं सभी बच्चों का, उन कॉन्टिजेंटीज इंचार्जेस का भी धन्यवाद करता हूं। और मैं साथ में जो भी कुछ हमारे ऐसे मेंबर्स होते हैं जो कि बैक द स्क्रीन काम कर रहे होते हैं दिन रात, हम तो सिर्फ डायरेक्शन दे देते हैं सभी कन्वीनर्स को जो भी बने थे यहाँ पे। सर ने जो अभी कहा कि मैं 2 महीने से लगा हुआ था, लेकिन जो हमारी पूरी टीम है, पूरे महाविद्यालय की पूरी टीम है, हमारे साइंस विभाग ने ही सारे जितने विभाग हैं सभी को हमने इसमें शामिल कर रखा था। सभी पूरे परिवार का मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने पूरे अच्छे से तन मन से पूरा सहयोग दिया और हमारे कार्यक्रम को सफल बनाना जो आप देख पा रहे हैं अच्छे से हो पाया, ये उन्हीं की वजह से हो पाया है। तो इसीलिए मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और लास्ट में मैं दोबारा से जितने भी कोई मेरे से छूट गया हो जिसका मैं धन्यवाद ना कर पाया हूं, उनका भी, और हमारे मुख्य अतिथि जी का भी, उनके साथ आए मेहमान जिन्होंने हमारे स्टेज को गौरवान्वित किया, यहाँ पे बैठ के हमारे महाविद्यालय परिवार को, पूरे पंडाल को उन्होंने गौरवान्वित किया। और बच्चों के लिए बड़ा ही मान सम्मान की बात होती है कि उनको जो पुरस्कार मिले वो हमारे माननीय अतिथि श्री मनीष कुमार ग्रोवर जी के हाथों से मिला। ये कोई सौभाग्य से बड़ी बात नहीं, ये बहुत ही हर कोई चाहता है कि हमें एक ऐसे माननीय सम्मानीय किसी बंदे से हमें पुरस्कार मिले। और जो फोटो वो देखेंगे, उनको देख के वो बड़े ही खुश रहते हैं, हमेशा अपने लगाएंगे, कहीं घर में लगाएंगे। तो सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और आप यहाँ पे इस महाविद्यालय परिवार के अंदर आप हमारे बुलाते ही साथ एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर जैसे सर आपके पास गए और आप जब हमारे लिए तैयार हो जाते हैं सर, तो इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब मैं दोबारा से मंच के ऊपर हमारे मंच संचालक जो बहुत ही अच्छे से स्टेज को संभालते हैं श्री प्रवीण कुमार गोयल जी, उनको दोबारा स्टेज के ऊपर आमंत्रित करते हैं। धन्यवाद सर। अब हम
जैसा कि विदित है, कल ही डायरेक्शन जारी हुई थी, वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग का भी अब हम गायन किया करेंगे राष्ट्रगान करने से पहले। 3 मिनट 10 सेकंड का ये रहेगा, पूरी 6 स्टैंजा। और महाविद्यालय में मैं कहूँगा बड़े हर्ष का विषय, प्रथम बार शायद ये वंदे मातरम का यहाँ पर बजाया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रगान होगा। क्योंकि राष्ट्रभक्ति सर्वोपरि है, राष्ट्र है तो हम हैं, राष्ट्र नहीं है तो हम भी नहीं हैं। तो उसी देशभक्ति को सलाम